नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। इस मुश्किल समय में आशा करती हूँ आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज हमने पढ़ना है यशपाल। कहानीकार यशपाल जी का कृतित्व, व्यक्तित्व और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो शुरू करते हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी के एक सामान्य से परिवार में हुआ। माता पिता कांगड़े जिले के रहने वाले थे। गुरुकुल कांगड़ी में लगभग 7 वर्षों तक इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनकी माता ये चाहती थी कि उनका बेटा वैदिक धर्म का तेजस्वी और ब्रह्मचारी प्रचारक बने। बहुत कम माताएं ऐसा चाहती हैं, सभी धन अर्जन के लिए ही प्रयास में रहते हैं। 7वीं कक्षा तक पहुंचते ही यशपाल बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे। उपचार के लिए माँ इन्हें लाहौर ले गई। फिरोजपुर के एक अनाथालय में यशपाल की माता एक अध्यापिका के रूप में कार्य करती थी। उनको केवल 30 रुपये ही मासिक मिलते थे, पर उस समय 30 रुपये भी कम थे, बहुत आज के समय के 30 रुपये के हिसाब से नहीं थे। 1903 में इनका जन्म हुआ, तो उस हिसाब से इनकी ये बात चल रही है। यशपाल जी ने पहले तो डीएवी स्कूल में प्रवेश लिया, लेकिन बाद में मनोहर लाल हाई स्कूल में दाखिल हो गए। यहाँ वे ट्यूशन करके अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन शीघ्र ही सन 1921 के आसपास यशपाल जी स्वदेशी आंदोलन में भाग लेने लगे और सन 1921 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। आज के समय के हिसाब की मैट्रिक परीक्षा नहीं थी, उस समय बहुत हार्ड होती थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1925 में इन्होंने जब बीए पास कर ली, तो सन 1926 में इन्होंने वायसराय की ट्रेन को बम से उड़ा देने का प्रयास किया। वो अक्सर अपने पास पिस्तौल रखते थे और मौका पड़ने पर उसका उपयोग भी करते थे। सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो गए, तो यशपाल हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना इसके वो सेनापति नियुक्त हुए। इनको गिरफ्तार करने के लिए अखबारों में विज्ञापन भी छपे। उसके फलस्वरूप 32 में ये पकड़े गए। 1932 में 14 वर्ष की सज़ा दी गई, परंतु 1938 में यूपी के कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इनको जेल से रिहा कर दिया। जेल में रहते हुए यशपाल जी ने फ्रेंच, इटालियन और बंगला भाषाओं का अध्ययन किया। हमेशा प्रयास रहते थे कुछ नया जानने के लिए, और उस समय के सभी युवा थे भी कुछ इस प्रकार के, सभी नहीं तो ज़्यादातर। उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक कहानियाँ हैं वो यहीं पर लिखी। बरेली की सेंट्रल जेल में रहते हुए यशपाल जी का विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ। पत्नी का नाम प्रकाशवती कपूर। वे भी क्रांतिकारी दल की सदस्य थी। साहित्यिक प्रतिभा के बीज यशपाल जी में आरंभ से ही थे। क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने पर भी उनकी कलम कभी रुकी नहीं। वे एक और पिस्तौल चलाते थे और दूसरी ओर कलम। ये देखकर मुझे वो याद आता है चंद्र बरदाई जी का। वो तलवार के भी धनी थे और कलम के भी धनी थे, तो वही बात यशपाल जी पर भी लागू होती है। यशपाल जी ने लगभग 20 कहानियाँ जेल में ही रहकर लिखी। उन्होंने पहले लखनऊ के एक साप्ताहिक पत्र में उप संपादक की नौकरी की। 1943 में इनका प्रथम उपन्यास देशद्रोही छपा। सन 1956 तक इनकी अनेकों रचनाएं छप चुकी थी। 1925 से 55 तक इन्होंने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, रूस आदि देशों की यात्रा भी की। वहाँ के आचार विचारों से लोगों को परिचित भी करवाया। अच्छा, रचनाएं अगर देखें, दिव्या, देशद्रोही, झूठा सच, दादा, कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इन्होंने अपने उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया। पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल इनके बहुत अच्छे कहानी संग्रह हैं। चक्कर क्लब इनका प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह है। नए समाज की पुनर्रचना के लिए समर्पित इस योद्धा की रचनाओं में व्यंग्य की पैनी धार महसूस की जा सकती है। इनकी रचनाओं में संघर्षरत व्यक्तियों के लिए गहरी आत्मीयता का भाव है। अफसोस है कि 1976 में इन महान साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। वैसे हमने शॉर्ट में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से इसी को हम रिपीट करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। पहले इनकी कहानियों को देखें। अगर इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ जो हिंदी साहित्य के कह सकते हैं कहानी साहित्य के विकास में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत, चिंगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी,
तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, चित्र का शीर्षक, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ओ भैरवी। उनकी बहुत 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 प्रसिद्ध ये कहानी संग्रह हैं। चलिए अब तक जो पढ़ा है उसको और साथ साथ में कुछ और नई बातें ऐड करके आपको फिर से यशपाल जी के परिचय से अवगत करवाते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब पूरी तरह से फ्री है। एक थम्स अप दे दें अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि कोई कमी है तो प्लीज़ इसे आप कमेंट में ज़रूर लिखें। पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। बाकी यशपाल जी का परिचय पसंद ना आए ये समझ नहीं आता है, मतलब परे है। जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने के लिए और हमारे हिंदी साहित्य को इतना बढ़ाने के लिए प्रयास किए, उनका परिचय आपको अच्छा ना लगे। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा बताने का तरीका आपको पसंद ना आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। यशपाल जी हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार हैं। जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा कांगड़ा में ही प्राप्त की। ठीक है, बाद में वो नेशनल कॉलेज लाहौर में भर्ती हो गए, वहाँ से बीए की उपाधि प्राप्त की। उनका परिचय जब भगत सिंह और सुखदेव जी से हुआ, तब तक वे भी क्रांति के कुछ प्रयासों में भाग ले चुके थे। उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ लाला लाजपत राय के स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। कर चुके हैं हम इन बारे में बातें। 1921 में वे सशस्त्र क्रांति के आंदोलन में सक्रिय भाग लेने लगे। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवाद की ओर हो गया। मार्क्सवाद यानी कि साम्यवाद, प्रगतिवाद कह सकते हैं। दिल्ली में जब वे बम बना रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया। 7 अगस्त 1936 को बरेली जेल में उन्होंने प्रकाशवती कपूर से विवाह किया। ये खुद भी क्रांतिकारी सदस्य थी। 1938 में वे जेल से रिहा हुए, और ये आपको पहले नहीं बताया है, नई बात है, विप्लव मासिक पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। बहुत प्रसिद्ध थी ये पत्रिका उस समय। 1941 में वे फिर से जेल गए और सन 1976 में इनका देहांत हो गया। पहले मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में बताया, अब हमने थोड़ा रैपिड राउंड के हिसाब से कर लिया है। रचनाएं थोड़ा सा विस्तार से करते हैं। यशपाल जी ने अपनी लेखनी में हिंदी गद्य साहित्य की श्रीवृद्धि की। उनकी प्रमुख रचनाएं उपन्यास पहले ले लेते हैं। दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, झूठा सच। कहानी संग्रह हैं इनके पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञानदान, वो दुनिया, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, चित्र का शीर्षक, उत्तराधिकारी, उत्तमी की माँ, सच बोलने की भूल। ठीक है, अब करते हैं इनके व्यंग्य लेख। बहुत 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 प्रसिद्ध है। व्यंग्य लेख में चक्कर, क्लब और संस्मरण, सिंहावलोकन, निबंध, न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा। हाँ, इनके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। नशे की बात, रूप की परख, गुड बाई, दर्द दिल। उसके बाद हम इनके पुरस्कार की बात करें तो 1955 में इन्हें देव पुरस्कार मिला। 1970 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। हाँ, इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में मिला। उसके 5 साल के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई 1976 में, और पद्म भूषण भी इन्हें मिला। इनकी विशेषताएं अगर रचनाओं के आधार पर देखें तो मार्क्सवाद तो आपको बता ही चुके हैं। 4 आने, गवाही, एक राज आदि कहानियों में इनके मध्यवर्गीय लोगों की दयनीय स्थिति का प्रकाश इन्होंने डाला है। कुछ उपन्यासों में यशपाल जी ने श्रमिक वर्ग के दुखों, कष्टों, उनकी पीड़ा का भी वर्णन किया है। दिव्या उपन्यास जो इनका बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, शायद कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इनके उपन्यासों में प्रसिद्ध रहा है, उसमें उन्होंने पग पग पर दलित नारी की करुण कथा का वर्णन किया है। झूठा सच भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। उस पर कई सीन तो हिंदी फिल्म में उसी तरह से ही लिए गए हैं। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज भी माना जाता है। यशपाल जी एक सफल कथाकार होने के साथ साथ सफल निबंधकार भी रहे हैं। उन्होंने अपने दृष्टिकोण के आधार पर समाज की गली सड़ी रूढ़ियों और विसंगतियों पर जमकर प्रहार किया।
तो आज के लिए इतना ही। यशपाल जी के बारे में अगर और बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाकी धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। पतनशील सामंती वर्ग पर एक करारा व्यंग्य, लखनवी अंदाज। बहुत बहुत प्रसिद्ध लेख यशपाल जी का लिखा हुआ। यशपाल जी का परिचय हमने पिछले वीडियो में किया ही था। अगर आपने देखना है तो ऊपर से आप आई कार्ड से देख सकते हैं। नहीं देख पाए तो लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको एक बॉक्स बना मिलेगा, उसमें यशपाल जी की तस्वीर भी हो सकती है, तो आप उसे छूकर टच करके देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु में आप जाइए, वहाँ पर आपको यशपाल जी का ही नहीं, बहुत से प्रसिद्ध साहित्यकारों का परिचय मिलेगा, उनकी रचनाओं का परिचय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज यशपाल जी का एक प्रसिद्ध व्यंग्य लेख है। इसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती, और साथ ही गिरते हुए सामंती वर्ग पर उन्होंने व्यंग्य किया है। लेख का सार क्या है? इस लेख के सार के हिसाब से हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि भीड़ से बचने के लिए लेखक ने दूसरे दर्जे का टिकट खरीदा और रेलगाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गया। दूसरे दर्जे का डिब्बा लगभग खाली ही था। एक सीट पर केवल लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके पास 2 खीरे पड़े थे। उसके चेहरे पर चिंता और संकोच के भाव थे। नवाब साहब के चेहरे पर सह यात्री के मिलने की कोई उत्सुकता ही नहीं थी। कई बार हम देखते हैं ना कि ट्रेन में अगर बैठे होते हैं, कौन जा रहा है, कहाँ जाएगा, कई लोग तो पूछ भी लेते हैं, तो उनको कोई जानने की कोई इच्छा ही नहीं थी, उत्सुकता नहीं थी। लेखक नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोचने लगा। उसने अनुमान लगाया, नवाब साहब अकेले ही यात्रा करने के लिए दूसरे दर्जे में बैठ गए होंगे। सफ़र काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे, लेकिन उसे वहाँ देखकर वह संकोच में पड़ गए होंगे। लेखक ने कनखियों से नवाब साहब की ओर देखा। कनखियों से कैसे दिखते हैं? आँखों से कुछ अलग तरीके से। लेकिन वो खिड़की के बाहर ही देखते रहे, कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया लेखक में। अनंत फिर कुछ समय रुककर नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन किया और उनसे खीरे खाने के बारे में पूछा। भारतीय सभ्यता है, हम कुछ खाते हैं तो सामने वाले से पूछ ही लेते हैं। लेखक समझ गया कि नवाब साहब उसे सामान्य व्यक्ति समझ रहे हैं, इसलिए उसने मना कर दिया। अब नवाब ने खीरों को धोया और उनके ऊपरी हिस्से को काटकर उनको रगड़ा। वो होता था ना पहले, नमक लगा के और ऊपर से वो उसकी मुंडी सी काट के वो चीज़ है। नवाब साहब ने खीरों को चाकू से छीला और फाकों में काट लिया, सैलेड जैसे काटते हैं, सलाद काट दिया। उन पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च डाल दी। थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए कर लेते हैं ऐसा। लगता था कि नवाब साहब के मुख में खीरों के रसास्वादन की कल्पना से ही मुंह में पानी भर आया था। जब हम कुछ खाने लगते हैं ऐसा हो जाता है ना, मुंह में पानी आता है। लेखक सोचने लगा कि पहले तो यह नवाब रईस बनने का ढोंग कर रहा था, इसलिए लोगों की नज़रों से बचकर खीरे खाना चाहता था, लेकिन अब अपनी असलियत पर उतर आया है। नवाब साहब ने एक बार पुनः लेखक को खीरे खाने का आमंत्रण दिया, लेकिन लेखक एक बार इनकार कर चुका था, अतः उत्तर दिया कि इस वक्त उसे तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही। काफ़ी सारे उर्दू के शब्द हैं इसमें, जैसे मुफस्सिल, केंद्रस्थ, नगर के इर्द गिर्द का स्थान, यानी कि नगर के जो केंद्र में स्थित होता है नगर, वहाँ के इर्द गिर्द का स्थान। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे शब्द हैं, जैसे बर्थ इंग्लिश का है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? बर्थ मतलब सीट। नई कहानी इसमें आया है 1960 के आसपास लिखी गई ऐसी कहानियाँ जिनमें कथ्य के बिना कहानी लिख दी जाती थी। नई कहानी हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा हुआ है, ये वो चीज़ है। और भी सफ़ेद पोश, जैसे भला इंसान, भद्र व्यक्ति के लिए कहा जाता है, सफ़ेद शांति, पवित्र। आगे देखते हैं। मना एक बार फिर से पूछता है और वो मना कर देता है। अब नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरे की फाकों की ओर देखा और खिड़की के बाहर देखकर लंबी नवाब खीरे की एक फाक को होठों तक ले गए, उसे सूंघा और आनंद से अपनी पलकें बंद कर ली। फिर उन्होंने फाक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अजीब हो गया, क्यों हुआ देखते हैं। इसी प्रकार के प्रत्येक फाक को
नाक के पास ले जाते, स्वाद के आनंद से पुलकित होते और प्रत्येक फाँक को खिड़की से बाहर फेंक देते बजाय कि मुंह में डालने के। एक एक कर नवाब ने सारी फाँकों को सूंघ कर बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए बड़े गर्व के साथ लेखक की ओर देखा। अजीब है, देखते हैं। और लिखने का स्टाइल देखो कि इस बात को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। अंततः वे लेट गए। लेखक सोच रहा था कि यह नवाब वाकई खानदानी, शिष्ट और कोमल व्यक्ति है। वह यह भी सोच रहा था कि क्या इस तरह सुगंध मात्र से पेट की तृप्ति हो सकती है। सिर्फ सूंघने से नाक के पास लेके आए और खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी नवाब ने भरे पेट जैसी डकार लेते हुए कहा कि खीरे भले ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन अमाशय के लिए भारी होता है। यह सुनते ही लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। उसे महसूस हुआ कि यह व्यक्ति नई कहानी का कोई लेखक लगता है। वो सोचने लगा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। देखा कितना बड़ा व्यंग्य है इसमें। जब वो बिना खाए डकार ले सकता है, डकार कब आता है, जब हमारा बहुत अच्छे से पेट भरा हो, तो फिर उसने जो व्यंग्य है वो ये कहता है कि अगर ऐसे में भी डकार आ सकता है तो बिना घटना, पात्र, बिना कुछ विचार के भी कोई ना कोई नई कहानी हो ही सकती है। अब ये भी तो हो ही गई। इस लेख में आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की ओर बात करें तो सुनिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अब इन पंक्तियों में उन्होंने एक संक्षिप्त रेल यात्रा का वर्णन किया है। एक आध उर्दू का शब्द है। पैसेंजर ट्रेन विदेशी अंग्रेजी शब्द कह सकते हैं। वाक्य सरल हैं, संक्षिप्त हैं, वर्णनात्मक शैली है। दृश्य बिंब की सफल योजना है। हम इसको जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे आंखों के सामने ऐसे लगता है कोई नाटक सा चल रहा है, कोई अभिनय कर रहा है। सेम वैसे का वैसे सीन चलने लगता है, तो दृश्य बिंब है। तद्भव शब्दावली के साथ साथ विदेशी शब्द भी हैं, आम बोलचाल के शब्द भी हैं और प्रसाद गुण युक्त सरल और सहज भाषा है। और अगर शब्दों को देखें, थोड़ा ज़्यादा सजीव से शब्द देखें तो नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। उन्होंने पूछा था ना आप खाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया था। अब आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाए। वही सेम बात, आम बोलचाल की भाषा है, सारी समझ आती है, सरल संक्षिप्त वाक्य हैं, वर्णनात्मक शैली है, दृश्य बिंब भी है और कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद हमारे मुंह में ही पानी आने लगता है कि खीरा वाकई कैसा होता है। अब आमाशय ज़रा कमज़ोर है, इसलिए खीरा खाना उन्होंने उचित नहीं समझा और उन्होंने पुनः नवाब साहब से ही खीरा खाने का आग्रह किया कि आप ही अपना शौक़ पूरा कीजिए। और कह सकते हैं कि मुहावरा मुंह में पानी आना, बाज़ार में गरम गरम जलेबियाँ देखकर मुंह में पानी आ जाता है। सामने खीरे को अगर इतने डिटेल से बताया जा रहा है तो उसमें भी मुंह में पानी आने लगता है, पढ़ के भी आ जाता है। अच्छा, जो मुख्य व्यंग्य है अगर हम उसकी बात करें तो इसके अंत के शब्दों में आता है। लेख के अंत के शब्दों में मुख्य व्यंग्य जो नई कहानी पर दिया गया है कि बिना कथ्य के भी लोग नई कहानी लिख देते हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। सबसे बड़ा व्यंग्य, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बस ये अंतिम पंक्तियां ही इस पूरे लेख का मुख्य सार है, मुख्य बात है। इसके बिना ये लेख पूरा ही नहीं होता। नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली और नई कहानी के खोखलेपन का ये करारा व्यंग्य है।
तो हम इस लेख के लिए हम ख़ास तौर पे इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि नवाब साहब की जो दिखावटी बनावटी जीवन शैली है और जो नई कहानी का खोखलापन है, बिना कथ्य के ही कहानी लिख देने का, उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है, बल्कि करारा व्यंग्य किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।